सर ट्रायल अब इन्वेस्टिगेशन में चालान सबमिट हो गया। जनरली ये लोग चालान सबमिट कर ही देते हैं क्योंकि इसमें पुलिस का ही एक्टिव रोल है, तो कहीं कहीं चालान आ ही जाता है कोर्ट के अंदर। मतलब एफआर के चांसेस तो सर मेरे ख्याल से बहुत ही कम होते हैं। बेयर मिनिमम रहते हैं। अब चालान आ चुका है सर, और अपना जो क्लाइंट है वो हो सकता है उसको बेल मिली हो ना ही मिली हो, लेकिन अब लड़ाई लड़नी है उसको एक्विटल या कन्विक्शन दिलाने की। बिल्कुल। तो इसमें सर पहली हियरिंग से लेकर आखिरी हियरिंग तक वो जो कुछ बातें आप बता पाए सर प्लीज। सर दो बातें, एक ये है कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस वन बाय वन आते हैं। जैसे मान लीजिए 5 विटनेस हैं, तो क्या प्रोसिक्यूशन अपने पांचों विटनेस को एक साथ पहले मुख्य परीक्षा करवाता है, या पहले एक विटनेस आया उसका मुख्य परीक्षा हुआ फिर डिफेंस लॉयर को मौका दिया गया कि अब इसका क्रॉस कीजिए आप। मतलब आपको देख लेना है कि भाई गवाह जो है ये घर जाके प्रिपेयर्ड होके आ सकता है, हाँ। या इसका एडवोकेट इसको समझा सकता है। एडवोकेट समझा लेगा, कोई हाँ। अधिकारी समझा देगा, या इसको सोचने समझने का समय मिल जाएगा। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में आप उस पर उसी वक्त इमीडिएटली क्रॉस एग्जामिन करो तो अपने लिए फ्रूटफुल हो सकता है। दूसरा एक टैक्टिस भी है कि वो थका हुआ होता है। हाँ, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन दो अलग अलग हियरिंग पे हो सकता है? मतलब आधा हमने आज कर दिया, आधे के लिए अगली डेट ले ली। हाँ, एक्चुअली क्या है मैं बताऊं आपको। अच्छा सर, इन केसेस में एक्यूज की तरफ से जनरली कौन विटनेस होता है? ऐसा है देखो, अच्छा, तो मतलब जैसे मान लीजिए किसी लाइसेंसी को गिरफ्तार किया गया कि वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है सेल परचेज कर रहा था। अब वहां पे वो लाइसेंसी अपनी दुकान के किसी स्टाफ को विटनेस बना के कोर्ट में लेके आ जाता है जी। और वो विटनेस कहता है कि हाँ साहब 3 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 3 साल से ये जो है बेच रहे हैं और 3 साल से कभी कोई ऐसा दिक्कत है जो नहीं आया। लेकिन कोर्ट इस बात को तो तभी मानेगा जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लाइसेंस को पेश किया जाए। बिल्कुल। मतलब फिर उस ऑरल एविडेंस का कोई साक्ष्य नहीं बचा यहाँ पे। इससे पहले कि मैं आपको एक और प्रैक्टिकल सवाल आपसे जानना चाहूँ, एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि जीवन के 24 साल का आपका एक अनुभव हो रहा है वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई ऐसे यंग एडवोकेट बीइंग एन इंटर्न्स आपके साथ में भी रहे होंगे या अपने लर्नेड साथी एडवोकेट के साथ में भी रहे होंगे। उनमें से सर कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहले जुडिशरी एग्जाम वगैरह की तैयारी करते थे। मतलब उन्होंने बेरेक पे कमांड बनाई हुई है ठीक ठाक, लेकिन वो जुडिशरी में सफल नहीं हो पाए और आके एडवोकेसी के सेगमेंट को डील करना चाह रहे हैं, एक। और दूसरा जो एलएलबी के तुरंत बाद सीधा इसी फील्ड में आ गए, लेकिन उनकी बेरेक कमांड है जो नहीं रही। तो सर जो एक जुडिशरी में फेल्ड कैंडिडेट्स है और वो अपने एडवोकेसी की चीज को स्टैब्लिश करना चाहता है, तो क्या सर उसको जुडिशरी में सीखी हुई चीजों का, जुडिशरी की क्लासेस के दौरान सीखी हुई चीजों का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि सर हम लोग जनरली जब क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो अक्सर वो स्टूडेंट कहते हैं कि देखो यार ढंग से इसको सीख लो, किसी कारण से जज नहीं बन पाए तो हम अच्छे अधिवक्ता के रास्ते के अंदर इसको शिक्षा सहयोग ले पाएंगे। सर इस बात में आपका प्रैक्टिकल एंगल क्या कहता है? सर कहा जाता है कि केस लड़ने के लिए कानून की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन केस जीतने के लिए जज की जानकारी होनी चाहिए। अब ये सवाल के दोनों पहलू है। मैं इसके पॉजिटिव साइड का मतलब जज को जानना इन द सेंस जज के प्रीवियस जजमेंट को जानना कि भाई उस जज ने पुराने मैटर्स में किस तरह के जजमेंट दिए वगैरह, जो कि नो डाउट लैंडमार्क नहीं, क्योंकि वो स्पेशल कोर्ट के जजमेंट को लैंडमार्क तो अपन कहेंगे नहीं। तो सर जिस स्पेशल कोर्ट में अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी जज के द्वारा पिछले 6 महीनों में साल भर के अंदर अलग अलग मैटर में जो जजमेंट दिए गए हैं, क्या एक न्यू कमर को उन जजमेंट को स्टडी करना चाहिए क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल है? इस बारे में सर आपका क्या कहना है? सो हेलो नमस्कार, वेलकम बैक वापस उसी एनर्जी के साथ में। मेरे साथ में है हमारे डॉक्टर जावेद सर। सर वेलकम अगेन। और जो एपिसोड हमने लास्ट वाले पार्ट के अंदर छोड़ा था, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में वकील का रोल, उसका एक कदम और एक सीढ़ी और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। ट्रायल प्रोसीडिंग में एडवोकेट जो है वो किस तरीके से डील कर सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब कुछ जो है आज हम जावेद सर के साथ में सीखने वाले हैं। सर सबसे पहले तो उस बात के लिए थैंक यू, पहले एपिसोड के लिए। उसमें जो कैंडिडेट्स का फीडबैक आया है वो वाकई में एक तरीके से ऐसा रहा है कि दे वांट मोर मेनी अदर सेशन एज वेल एज। लेकिन अभी सर से एक सेशन की मैंने परमिशन ले ली है और एंड तक जो है एक सेशन और जो है हम प्लान कर सकते हैं जी। सर ट्रायल अब इन्वेस्टिगेशन में चालान सबमिट हो गया। जनरली ये लोग चालान सबमिट कर ही देते हैं क्योंकि इसमें पुलिस का ही एक्टिव रोल है, तो कहीं कहीं चालान आ ही जाता है कोर्ट के अंदर। मतलब एफआर के चांसेस तो सर मेरे ख्याल से बहुत ही कम होते हैं, बेयर मिनिमम रहते हैं।
अब चालान आ चुका है सर, और अपना जो क्लाइंट है वो हो सकता है उसको बेल मिली हो ना ही मिली हो, लेकिन अब लड़ाई लड़नी है उसको एक्विटल या कन्विक्शन दिलाने की। बिल्कुल। तो इसमें सर पहली हियरिंग से लेकर आखिरी हियरिंग तक वो जो कुछ बातें आप बता पाए सर, प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो जैसे चालान सबमिट होता है, सबसे पहली बात होती है कॉग्निजेंस लेना। तो कोर्ट अपराध का प्रसंज्ञान लेता है, अपराधी का नहीं। सबसे पहले अपराध क्या हुआ, कॉग्निजेंस लेने के बाद में फिर चार्ज आप पे लगाया जाता है। चार्ज जब लगाया जाता है तो कोर्ट बड़ी सावधानी रखता है। चार्जशीट पेश हुई, कॉग्निजेंस आया, चार्ज बेस हुई, इन सब का निचोड़ ये होता है कि आपके ऊपर पर्टिकुलर चार्ज लगाए जाते हैं। एनडीपीएस या अन्य आईपीसी की किन्हीं धाराओं पर यदि आप पर चार्ज लगाए जाएंगे तो उस चार्ज लगाने से पहले एक्यूज को सुना जाएगा, प्रोसिक्यूशन को भी सुना जाएगा और विशेष तौर से एक्यूज को सुना जाएगा। दोनों को सुनने के बाद चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। चार्ज फ्रेम करने के बाद में ये ट्रायल स्टार्ट। अब ट्रायल में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाएगा कि प्रोसिक्यूशन अपने चार्ज को साबित करे, प्रूव करे जो कोर्ट ने चार्ज लगाए। साइमल्टेनियसली बिल्कुल डिफेंस का ये रहेगा कि इस चार्ज को डिसप्रूव करे। ये जो लड़ाई है इन दोनों के बीच में चलेगी। मैं समझता हूं जो डिफेंस लॉयर होता है वो कोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। वह कोर्ट के द्वारा लगाए गए चार्ज के खिलाफ लड़ता है। के साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बातें सामने आई थी उन आधार पर चार्ज लगाया गया था। चार्ज लगाने के बाद में प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी बनती है कि वह अपने फंडामेंटल जो फैक्ट है उसको साबित करे। लेकिन चूंकि ये स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ का मतलब ये हो गया कि ये बर्डन भी आपके ऊपर आ जाता है कि आप इस प्रकरण में इन्वॉल्व नहीं हो। तो प्रोसिक्यूशन के द्वारा जब मुख्य परीक्षा कराई जाती है तो मुख्य परीक्षा कराते वक्त आप एक्टिव रहें, आप विजिलेंट रहें और अलर्ट रहें कि कहीं मुख्य परीक्षा के अंदर सूचक प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा है, लीडिंग क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। ओके। कहीं मुख्य परीक्षा में आउट ऑफ कंटेंट जाकर के तो उसकी मुख्य परीक्षा नहीं कराई जा रही है। उसके बाद अब आपके सामने जो फैक्ट है जो मुख्य परीक्षा में आए हैं, आपको उस मुख्य परीक्षा में आए गए कंटेंट और इन्वेस्टिगेशन दौरान पुलिस द्वारा लिए गए बयान, जिसको हम पुलिस बयान कहते हैं, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है और प्रोसीजरल लॉ की कौन सी खामियां इन दोनों बयानों में आ रही है। प्रक्रिया में किन किन बातों का ध्यान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रखना चाहिए था जिसको नहीं रखा गया। अब आप कहते हैं कि आप अपनी एक डिफेंस स्टोरी भी लेके चलते हैं। तो एक अच्छा डिफेंस लॉयर प्रोसिक्यूशन स्टोरी के साथ साथ एक पैरेलल अपनी डिफेंस स्टोरी भी लेके चलता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि उसने रिट्रैक्ट किया था अपने पुराने बयान को जब पुलिस के सामने उसके खाली पेपरों पे साइन करवा लिए गए थे या बिना पढ़ाए साइन करवा लिए गए थे। तो उस रिट्रैक्शन पार्ट का आप वो यहाँ डिफेंस में उससे सवाल पूछे। जैसे कि आपके सामने कौन आएगा, मुखबिर आएगा नहीं आपके सामने, अनुसंधान अधिकारी आएगा या वह परिवादी आएगा जिसने ये जो है इस्तगासा पेश किया था, फिर वह जब्ती के गवाह, फिर फर्द गिरफ्तारी के गवाह, कॉन्ट्राबैंड को नमूने में भेजने वाले गवाह, जहां नमूना लैब में गई थी वहां का कोई विशेषज्ञ उसके गवाह। तो अब इन सभी गवाहों में अब आपको लेक्यूना तलाश करना है, जो लेक्यूना आपका बेस्ट डिफेंस होगा। ओके। और जो स्टोरी आपके दिमाग में डिफेंस स्टोरी है, जो पैरेलल है, जो फैक्ट आप साबित कर सकते हैं, उसका इससे कॉन्ट्राडिक्शन, आपका सारा के सारा डिफेंस का ध्यान ये बात पे जाना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन अपनी बेसिक बात को साबित नहीं कर पाया और जो बात मेरे ऊपर उन्होंने लगाया है आरोप, वह आरोप स्पष्ट नहीं है, उसमें लेक्यूना है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। जो ड्यूटीज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की या अन्य पुलिस अधिकारियों की इस इन्वेस्टिगेशन में होनी चाहिए थी वो उन्होंने फुलफिल नहीं की। जो राइट्स मेरे थे इस पूरी ट्रायल के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मेरे उन राइट्स का वायलेशन किया गया है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 4250। करेक्ट सर। इन सेक्शंस में देखा जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन था, किस लेवल का अधिकारी था, उस अधिकारी ने उस एक्यूज्ड की किस राइट को वायलेशन कर दिया।
या कोई ड्यूटी जो उसको करनी चाहिए थी उसने कौन सी ड्यूटी फुलफिल नहीं करी। तो ये हर एक पर्टिकुलर हर एक केस विशेष पर डिपेंड करेगा कि वो केस किन धाराओं में है, किन परिस्थितियों में है, किस व्यक्ति पर है। तो इन सब आधारों पर एक अच्छे डिफेंस लॉयर को अपना एक डिफेंस तैयार कर लेना चाहिए, जो कि एक दीवार की तरह प्रेजाइडिंग ऑफिसर के सामने खड़ा हो जाए कि इस दीवार को लांग करके अब आप इसको सजा दें। तो आपको इतनी मजबूत डिफेंस की तैयार करनी है कि प्रोसिक्यूशन और प्रेजाइडिंग ऑफिसर चाहकर भी आपको सजा नहीं दे पाए। जैसा कि सर ने बताया कि मतलब जब चालान पेश हो चुका है, पुलिस ने अपना काम कर लिया और पुलिस ने कह दिया कि भाई हमारे अकॉर्डिंग इन्होंने अपराध है जो किया है, तो पहला जो स्टेट कोर्ट के सामने रहेगा वो रहेगा कॉग्निजेंस लेने का, प्रसंज्ञान लेने का, और स्वाभाविक कोर्ट लेगा। देयर आफ्टर सर के द्वारा मतलब जो कोर्ट के द्वारा है वो चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। चार्ज फ्रेम करने के बाद औपचारिकता के तौर पर पूछा जाएगा कि डू यू प्लीड गिल्टी, आप अपना स्वीकार करते हो। वहां पर हम अपने क्लाइंट को बोलते रहे तुमको डिनाई ही करना है इस केस के अंदर। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है प्रोसिक्यूशन के द्वारा जितनी भी गवाहों की मुख्य परीक्षा चीफ एग्जामिनेशन होता है, वहां पर डिफेंस लॉयर की एकदम नजर पैनी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो गवाह प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश किए गए ये वही गवाह है जो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पुलिस ने रिकॉर्ड करवाए, चाहे वो एक्सपर्ट ओपिनियन हो, चाहे लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर जो भी रिपोर्ट आ रखी हो वो हो, चाहे पुलिस के खुद के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज के बयान हो। तो उन मुख्य परीक्षाओं में चीफ एग्जामिनेशन में जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है वो, और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बयान आ रखे तो उनमें जो भी विरोधाभास है, अगर कोई लेक्यून है कि वहां पे कुछ और कह रहा है यहाँ पे कुछ और है, तो उन्हें हमें अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसी गवाह का जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तब हमें ध्यान रखना है। तो दो बातें, एक ये कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस 1 by 1 आते हैं। जैसे मान लीजिए 5 विटनेस हैं, तो क्या प्रोसिक्यूशन अपने 5 विटनेस को एक साथ पहले मुख्य परीक्षा करवाता है, या पहले एक विटनेस आया उसका मुख्य परीक्षा हुआ फिर डिफेंस लॉयर को मौका दिया गया कब इसका क्रॉस कीजिए आप? इसके लिए क्या है, न्यायालय की सुविधा देखी जाती है और गवाहों की सुविधा देखी जाती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को तो अपने सारे विटनेस लाने हैं। ये उसकी रणनीति होती है कि वो पहले किसको लाए। ओके, है ना? यदि वो सुविधाजनक है उसके लिए और कोर्ट के लिए भी सुविधाजनक है कि 5 को एक साथ लाए, तो कोर्ट तो वेलकम करेगा कि भैया जितनी जल्दी आप अपने गवाह पूरे करेंगे उतना जल्दी ट्रायल कंक्लूड होगी। ट्रायल एक्चुअली तो 15 दिन के अंदर ही कंक्लूड हो जानी चाहिए, होती नहीं है। यानी कि प्रैक्टिकली वो सारे गवाहों को साथ में नहीं लाता है। प्रैक्टिकली इसलिए नहीं लाता है क्योंकि प्रैक्टिकली एक ही दिन में कोर्ट के पास सुनने को 40-50 दूसरे प्रकरण होते हैं। ओके, तो वो एक साथ एक ही किसी कोर्ट इसी एक केस को आप प्रेफर करेंगे तो दूसरे केसेस जो है वो फिर आपके प्रभावित, मतलब प्रोबेबली सर 1 या 2 गवाह के ही बयान होते हैं, एक हियरिंग पे रिकॉर्ड हो पाते हैं। अच्छा, जिस तारीख को जिस गवाह के बयान रिकॉर्ड हुए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन सेम डे होता है या अगली हियरिंग के रहता है? देखो कि वो गवाह किस बात के लिए है। यदि वह गवाह जो है हमारे यहाँ कोर्ट में होता है कि एक तो होता है आई विटनेस, एक होता है कि जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, एक होता है हमारे फॉर्मल विटनेस। फॉर्मल विटनेस के लिए जैसे फर्द गिरफ्तारी आई तो फर्द गिरफ्तारी है, फर्द बरामदगी है, तो उसके लिए तो हम ज्यादा टाइम समय नहीं खर्च करते वो, क्योंकि उसका देखा जाता है कि उससे क्रॉस करना क्या है। यदि 4 लाइन का क्रॉस है तो उसी दिन कर लेते हैं, लेकिन लगता है कि आधा दिन तो उसको मुख्य परीक्षा में हो गए क्योंकि उसने फिर सारी फर्दें जो दर्ज करवाई। क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्रकार के साक्ष्य होते हैं, एक तो मौखिक साक्ष्य, एक होता है दस्तावेजी साक्ष्य। ऑरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब मौखिक साक्ष्य कोर्ट के अंदर अपना मौखिक बयान दे रहा है तो अपने साथ साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी ला रहा है। दस्तावेजी साक्ष्य भी परदर्श में आ रही है, तो वो जब परदर्श दोनों की पड़ रही है और वो परदर्श और दोनों का प्रभाव इस ट्रायल के निर्णय पर पड़ेगा, तब होता क्या है, जनरली हम जो करते हैं कि मुख्य परीक्षा यदि आधा दिन चल गई है और अब समय तंग है कोर्ट का, तब हम उसी दिन उसकी क्रॉस ना करके हम उसकी नेक्स्ट हियरिंग के लिए डेट ले लेते हैं। और अब हमें लगता है, जैसे मेरे किसी प्रकरण में मुझे ऐसा लगा था कि यदि मैंने इस गवाह को पूरा मौका दे दिया तो ये घर जाकर के मेरी क्रॉस को अच्छी तरीके से तैयार करके आएगा। करेक्ट। तो उसी वक्त मैंने कई बार जो है उसको मौका नहीं दिया और मैंने कहा नहीं, आज आपका मेन हुआ है, मैं आज ही आपसे क्रॉस करूंगा। मतलब ये पूरा सिचुएशन गेम है, सारा का सारा स्मार्टनेस है। मतलब आपको देख लेना है कि भाई गवाह जो है ये घर जाके प्रिपेयर्ड होके आ सकता है, या इसका एडवोकेट इसको समझा सकता है, एडवोकेट समझा लेगा, कोई अधिकारी समझा देगा, या इसको सोचने समझने का समय मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप उस पर इमीडिएटली क्रॉस एग्जामिन करो तो अपने लिए फ्रूटफुल हो सकता है। दूसरा एक टैक्टिस भी है कि वो थका हुआ होता है। हाँ, वो गवाह की सिचुएशन में ऐसी होती है कि वो भी परेशान होता है कि आज मैं सुबह से कर रहा हूँ, तो मैं कैसे न कैसे यहाँ से जाऊं, पीछे छुड़ाऊं। तो उसकी जो मानसिक अवस्था ये रहती है कि वो चाहता है कि पीछे छुड़ाऊं,
अपने इस कोर्ट से। हाँ। तो उस वक्त यदि स्मार्ट डिफेंस लॉयर है वो अपनी बात कहलवा लेता है। ओके, और ये स्मार्टनेस उसको उस केस के निर्णय तक फायदा देती है। ये बात बहुत सोचने लायक है कि आप प्रोसिक्यूशन के विटनेस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो उसी समय करते हो या नेक्स्ट हियरिंग में। जो सर ने जो बातें बताई कि गवाह का मेंटल स्टेट क्या है, थका हुआ है, कैसा, इसको ध्यान रखना चाहिए, जो सवाल जवाब है वो किस तरीके के होने वाले हैं, ऐसे सवाल जवाब है जहां पे बनावटीपन आ सकता है तो इमीडिएटली करो, बिल्कुल, और लग रहा है कि नहीं इसमें कोई, तो इसमें तो फैक्ट टू द पॉइंट आएगा तो हो सकता है अगली हियरिंग ले। सर इसी के रिगार्डिंग एक सवाल, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन दो अलग अलग हियरिंग पे हो सकता है? मतलब आधा हमने आज कर दिया, आधे के लिए अगली डेट ले ली। हाँ, एक्चुअली क्या है मैं बताऊं आपको, डिफेंस लॉयर का हथियार क्रॉस होता है। क्रॉस एग्जाम, जैसे एक इन्वेस्टिगेशन या थानेदार के पास एक डंडा होता है, वकील के पास कोई डंडा नहीं होता है। वकील के पास होता है उसकी बुद्धिमत्ता, और उसकी जो जबान होती है वो उसकी तलवार भी होती है और उसकी ढाल भी होती है। तो वकील का फुल फॉर्म जो कहते हैं ना, जो ताकत है, वह उस डिफेंस में किसी साबित बात को ना साबित करना या साबित नहीं हुआ कैटेगरी में उसको डाल देना। तीन ही कैटेगरी हमारे कोर्ट में होती है। होता क्या है, एक पूरा के पूरा आपके सामने एक पूरा फैक्ट रखा जाता है, फैक्ट के टुकड़े रखे जाते हैं, उनमें से कुछ बात साबित होती है, कुछ बात ना साबित होती है, कुछ साबित नहीं हुई होती है। करेक्ट। इन तीन कैटेगरी में सारे फैक्ट आते हैं। अब जो डिफेंस लॉयर होता है वो इतना स्मार्ट होता है कि वह साबित बात को ना साबित में कन्वर्ट कर देता है, या ना साबित ना हो पाया तो साबित नहीं हुआ कैटेगरी में डाल देता है। तो साबित नहीं हुआ की जो कैटेगरी है वो होती है, वो सीधी सी बात है, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, कि भाई ये तथ्य जो था न तो साबित हुआ न तो ना साबित। यहाँ पर एक मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लोग एविडेंस लॉ पढ़ते हैं ना, तब वहां पे यही शब्द जब अंग्रेजी में आते हैं हमें बड़े आसान महसूस होता है, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। तो सर ने अभी जो पिछले 2 मिनट के अंदर जो बात बताई है कि प्रूव फैक्ट को डिफेंस का लॉयर या तो डिसप्रूव करे, और अगर डिसप्रूव नहीं कर पाए तो कोशिश करे कि नॉट प्रूव की कैटेगरी में लेके चले जाए। ये अच्छा एडवोकेट होता है। एग्जैक्टली। जो कोर्ट के सामने, जो उसके सामने जो परोसी गई थी थाली अनुसंधान के बाद, और उस थाली में जो है वो इतना कॉन्ट्राडिक्शन डाल देवे कि वो ना तो खा सके ना उगल सके। Exactly. और डिफेंस लॉयर जो होता है उसका मेन बेसिक यही होता है कि वह अपने मुवक्किल की रक्षा करे जब तक उसके आरोप साबित ना हो जाते, तब तक वो दोष सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। एग्जैक्टली। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं थोड़ा सा चीज आसान कर देता हूँ। सर ने कई सारे शब्दों का उच्चारण किया, जैसे फर्द गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट मेमो की बात की जा रही है, फर्द बरामदगी यानी कि सीजर मेमो की बात की जा रही है, अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन। देखो, ट्रायल कोर्ट के अंदर हमें हमारी हिंदी शब्दावली को भी मजबूत रखना जरूरी है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली, वो तो सारा हिंदी मीडियम का हिंदी शब्दों का खेल है सर। भाई पूरी हिंदुस्तान में भारतीय न्याय संहिता हो गया है। हाँ। तो हिंदी आ गया ना सब जगह, अब तो इंग्लिश बचा कर बचा गया। एग्जैक्टली। तो सर एक तो ये चीज होगी कि प्रोसिक्यूशन के जो भी विटनेस है उनका चीफ एग्जामिनेशन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्रॉस करना है। अच्छा सर, इन केसेस में एक्यूज की तरफ से जनरली कौन विटनेस होता है? ऐसा है, देखो सर, ये जो एक्यूज की तरफ से आप डिफेंस के जो विटनेस लेके आते हो, ये दो धारी तलवार होते हैं। ओके। आप वार करने भी तो जाते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो कि ये तलवार आपके भी लग जाए, आपके ऊपर ही अटैक हो जाए। अटैक हो जाए। तो डिफेंस बड़ी समझदारी से पेश करना चाहिए, उसी बिंदु पर पेश करनी चाहिए जिस बिंदु पर आप स्ट्रॉन्ग बेस रखते हो। ओके। यदि आपके खुद के पास स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है और एक हवा हवाई बात करने के लिए आप जाते हो, तो वो हवा हवाई बात आपके ही गले पड़ जाती है। भाई किस बात को प्रोसिक्यूशन को साबित करना है और किस बात को आपको साबित करना है, आप सबसे पहले तो क्लियर हो जाओ कि भाई मेरा जो वर्जन है मेरे केस का वो क्या है, और उस वर्जन को साबित करने के लिए मेरे पास प्रूफ क्या है। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं हो, आप किसी भी मौखिक साक्ष्य को लाते हो, उसका कोई वजूद नहीं रहता। ऐसा बेसिकली ऐसा होता है, क्योंकि आपके द्वारा लाया गया मौखिक साक्ष्य केवल न्यायाधीश या प्रेजाइडिंग ऑफिसर को इतना ही बताएगा कि यह ऐसा कह रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहा है उसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य आपके पास नहीं है। ओके। कोई कॉन्क्रीट साक्ष्य आपके पास नहीं है, कोई कॉन्क्लूसिव साक्ष्य आपके पास नहीं है, तो फिर उसका कोई वजन है ही नहीं। न्यायपालिका में जो तकड़ी है, एक तकड़ी के अंदर प्रोसिक्यूशन है, दूसरे में डिफेंस है। सर इसी बात को मैं थोड़ा एग्जांपल समझने की कोशिश करूं,
तो मतलब जैसे मान लीजिए किसी लाइसेंसी को गिरफ्तार किया गया कि वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है सेल परचेज कर रहा था। अब वहां पे वो लाइसेंसी अपनी दुकान के किसी स्टाफ को विटनेस बना के कोर्ट में लेके आ जाता है जी। और वो विटनेस कहता है कि हाँ साहब 3 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 3 साल से ये जो है बेच रहे हैं और 3 साल से कभी कोई ऐसा दिक्कत है जो नहीं आया। लेकिन कोर्ट इस बात को तो तभी मानेगा जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को में लाइसेंस को पेश किया जाए। बिल्कुल। मतलब फिर उस ऑरल एविडेंस का कोई साक्ष्य नहीं बचा यहाँ पे। देखो, साक्ष्य का जो मूल्यांकन होता है उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, एक तो होती है कि मेन साक्ष्य जो किसी ऑफेंस से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, जिसको हम कहते हैं कि रिलेवेंट। एक होती है सबऑर्डिनेट, उस रिलेवेंट को रिलेवेंट करने के लिए एविडेंस दी जाती है, कोरोबोरेट करने के लिए, कोरोबोरेट करने के लिए दी जाती है, उसका जो विश्वसनीयता है उसको मजबूत करने के लिए दी जाती है। अब तो वकील को हमेशा अपने अच्छे अच्छे गवाहों में से उन गवाहों को मजबूत करना चाहिए जो उसके केस को प्रूव करे, ना साबित करे जो चालान उसके पर आरोप जो उस पे लगा है। जो आरोप मेरे पे लगा है उसको ना साबित करने के लिए मुझे बेस्ट टू बेस्ट एविडेंस प्रूफ करना चाहिए पहले। अब उस बेस्ट एविडेंस नहीं है मेरे पास, तब फिर मुझे कोरोबेट करने के लिए उसको करना चाहिए, सब कोई ऐसी एविडेंस लानी चाहिए कि जो मेरे इसको मजबूत करता है। अब मेरे पास ये भी एविडेंस नहीं है, तो जो मेरे खिलाफ एविडेंस आई है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मुझे एविडेंस लानी चाहिए। तो मुझे वो हर हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो मेरे मुवक्किल को बेस्ट से बेस्ट डिफेंस देता हो और जिसके बुनियाद पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना निर्णय दे। लेकिन यहाँ पर जैसा सर ने बताया कि इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर एक्यूज किसी भी ऑरल विटनेस को लेके आ रहा है तो पहले एक बार या तो उसको बैठा के अच्छे तरीके से खुद ही क्रॉस कर लो, बिल्कुल उसको समझा दो कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि अगर बिना ट्रेनिंग देके अगर हमने उसको कोर्ट भेज दिया तो आपने एक शब्द यूज किया द्विधारी तलवार, तो वापस वो सेल्फ हार्म करने का काम कर जाएगा। बिल्कुल भाई, हम डिफेंस है, हमारा काम है ढाल। हाँ, अब ढाल भी हमारे पास है और हमारे पास एक भी हमारे पास है, तो ढाल तो हमारे पास कब थी? जब हम क्रॉस कर रहे थे। जो अटैक हमारे पे हुआ था हमने उसका डिफेंस किया। लेकिन जब हमारे पास तलवार आई मुख्य परीक्षा कराने की, तो जब हमारे पास मुख्य परीक्षा कराने की आई तो हमारा जो विटनेस है उस विटनेस को हमारी रणनीति का पता होना चाहिए। उस विटनेस को हम उससे क्या कहलवाना चाह रहे हैं ये उसको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि उससे भी प्रोसिक्यूशन जो है क्रॉस करेगा तो वह हमारे इस डिफेंस को उखाड़ फेंकेगा यदि उसको इस रणनीति का पता लग गया और हमारा विटनेस अवेयर नहीं है हमारी रणनीति का, तो उसको क्या लगेगा कि वह अपनी फ्लो में वो बात कह जाएगा जो हमारे डिफेंस को ही नुकसान पहुंचाए, सेल्फ हार्म है जो कर जाएगा। सर एक और चीज, जैसे हम जब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो एक तो चलो एविडेंस वाला पार्ट रह गया, एक बार कई जो हम क्या कहते हैं प्रेसिडेंट वगैरह को भी इस्तेमाल करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर केस में ये एक प्रेसिडेंट था जहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा कर रखा है, तो उन प्रेसिडेंट्स वगैरह को भी हमें कोर्ट में बिगिंग आर्ग्यूमेंट के साथ प्रोड्यूस करना चाहिए। तो वो आर्ग्यूमेंट सिर्फ ऑरली हो चलेगा या हमको जजमेंट का एक्सट्रैक्ट कोर्ट के सामने देना चाहिए? देखिए, एक जो डिफेंस लॉयर होता है वो जब डिफेंस लॉयर एक तरीके से जब केस ड्यूरिंग ए ट्रायल चलता है तब उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैं जो अभी सवाल पूछूंगा इस सवाल का महत्व कनेक्शन मेरी बहस में होना चाहिए। तो वह अपने डिफेंस में अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं, जो उनकी राय है उसके अकॉर्डिंग मैं उससे सवाल पूछूं तो वो फैक्ट उसमें आए पत्रावली पर, मैं वो सारे डिफेंस की मेरी सारी कलाओं का इस्तेमाल करूं जिसका कि मैं आधार मेरी बहस में लूंगा। तो एक्चुअल में जो मेरी बहस होगी उसकी शुरुआत डिफेंस में होगी। जब जब मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं तो वो सवाल मैं वही पूछ रहा हूं जिसका फायदा मैं मेरी डिफेंस में लूंगा। तो जब मेरी बहस होगी, फाइनल बहस आर्ग्यूमेंट होगी, वह आर्ग्यूमेंट इस टोटल बहस पर होगी। इसलिए मुझे जब मैं क्रॉस करूं तो मुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी पता होनी चाहिए, मुझे मेरे डिफेंस, मेरे राइट्स, अगले की ड्यूटीज, सारी चीजें पता होनी चाहिए, मेरे जो क्वेश्चन है वो इनके इर्द गिर्द घूमने चाहिए। और जब मैं बयान, जब मेरा मुख्य बहस का समय आता है पत्रावली पर जो कुछ भी मटेरियल है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अधकच्चा था और वो पक गया ड्यूरिंग ए ट्रायल, ड्यूरिंग ए ट्रायल जब वो पक गया तो अब उसमें से मुझे मेरे बेस्ट चीजें निकालनी है कि अब इस सारी जो मटेरियल जो कोर्ट के सामने आया है
इसमें से मेरी डिफेंसिव और मेरी उसको फेवर करने के चीज लिए का उस फेवर को सपोर्ट करने के लिए जो मैंने दिमाग लगाया था ड्यूरिंग ए क्रॉस एग्जामिनेशन, उन रूलिंग को मैं साथ में पेश करूंगा कि साहब श्रीमान जी, मैंने इस गवाह से ये सवाल पूछा था, इस सवाल का जवाब इसने ये दिया और इससे ये चीज निकल के सामने आई, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फेवर कर। सर, इससे पहले कि मैं आपको एक और प्रैक्टिकल सवाल आपसे जानना चाहूँ, एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि जीवन के 24 साल का आपका एक अनुभव हो रहा है वकालत के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई ऐसे यंग एडवोकेट बीइंग एन इंटर्न्स आपके साथ में भी रहे होंगे या अपने लर्नेड साथी एडवोकेट के साथ में भी रहे होंगे। उनमें से सर कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहले जुडिशरी एग्जाम वगैरह की तैयारी करते थे, मतलब उन्होंने बेरेक पे कमांड बनाई हुई है ठीक ठाक, लेकिन वो जुडिशरी में सफल नहीं हो पाए और आके एडवोकेसी के सेगमेंट को डील करना चाह रहे हैं। एक और दूसरा जो एलएलबी के तुरंत बाद सीधा इसी फील्ड में आ गए, लेकिन उनकी बेरेक कमांड जो नहीं रही। तो सर, जो एक जुडिशरी में फेल्ड कैंडिडेट्स है और वो अपनी एडवोकेसी की चीज को स्टैब्लिश करना चाहता है, तो क्या सर उसको जुडिशरी में सीखी हुई चीजों का, जुडिशरी की क्लासेस के दौरान सीखी हुई चीजों का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि सर हम लोग जनरली जब क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि देखो यार, ढंग से इसको सीख लो, किसी कारण से जज नहीं बन पाए तो हम अच्छे अधिवक्ता के रास्ते के अंदर इसको शिक्षा सहयोग ले पाएंगे। सर, इस बात में आपका प्रैक्टिकल एंगल क्या कहता है? सर देखो, दो बातें हैं। मैं मेरी व्यक्तिगत बात तो ये कहूँ कि मैंने तो इस फील्ड को जिया है, बहुत तबीयत से पढ़ा है। जैसे कि वो बताया कि भाई मैंने इतनी सारी डिग्रियां ली है, वो डिग्रियां क्या थी? वो मेरी ज्ञान पिपासा थी कि भाई इस फील्ड में जितने भी कानून है, जितना भी है, और फिर भी मैं आज ये कहता हूं कि मुझे अभी भी पूरा ज्ञान नहीं हुआ। एक तो ये बात। दूसरी बात, जब प्रैक्टिकल की बात आता हूं तो मुझे, जब मैंने भी सारे एग्जाम दिए और सारी एग्जाम में मुझे भी असफलताएं मिली, जब मुझे असफलताएं मिली तो मुझे ये पता चला कि भाई कोई चीज आपने रट ली और आपने प्रेजेंट कर ली और आप पास हो गए, या आपने समझ ली और अगले को आपने समझा दिया, आप पास हो गए, वो दोनों बातें अलग है। लेकिन जैसे आप वकालत की फील्ड में आते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक। लॉजिक का मतलब है तर्क शक्ति आपकी निपुण होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि खाना पकाते वक्त जब एक कुक अपने इंग्रेडिएंट्स लेता है और फिर उसको वो अनुमान होता है कि इसकी खुशबू कैसी रहेगी, इसके स्वाद कैसे रहेंगे, तो ये जो वकालत है, ये वकालत कोई एक एग्जाम नहीं है। ये वकालत है किसी व्यक्ति को किसी मुसीबत में जो आपके सामने आया है उसको उस मुसीबत से निकालना। अब कौन आपके सामने है? अब आपके सामने जज खड़ा है, वो नहीं वो आपको सजा देगा। आपके सामने कौन है? प्रोसिक्यूशन, जो अपना भाई है, वकील है, वो भी कहेगा नहीं मैं इसको सजा दिलाऊंगा। अब दो आदमी से आपको लड़ना है, परिस्थितियां भी आपके खिलाफ है। अब एक अच्छा अधिवक्ता कौन होगा? जो तीन एस्पेक्ट पे चलेगा, फैक्ट, एक्ट और फैक्ट। फैक्ट, कच्चा माल आया था आपके पास सामने, चालान पेपर। एक्ट, जो विधायिका ने कानून दिया। अब टैक्ट, ये आपकी खुद की विशेषज्ञता है जो किसी एग्जाम की मोहताज नहीं है, ये आपकी निपुणता, आपकी बुद्धि कौशल का नजरिया है। तो मतलब ये जो टैक्ट है ये इंडिविजुअल सबका अलग अलग रहता है। आपको कानून अच्छा पढ़ा है, आपने, आपको पढ़ाने में मजा आता है। मैंने कानून पढ़ा है, पढ़ाया भी है, पर मुझे उससे भी ज्यादा मजा आता है जब मैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो कर रहे हैं, और जब मैं कर रहा हूं तो मुझे 24 साल से ये मजा आने लगा है कि एक्चुअल के अंदर पूरा कंसेप्ट क्या है, ये जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इस पूरे क्यों कानून है, क्यों न्यायाधीश है, क्यों प्रोसिक्यूशन है, क्यों मैं हूं, और हम सब मिलकर के कर क्या रहे हैं? हम सब मिलकर के सत्य की खोज कर रहे हैं। सत्य की खोज में मेरा जो एंगल है वो ये है कि मैं मेरे बेस्ट से बेस्ट एविडेंस, बेस्ट से बेस्ट तर्क न्यायालय के समक्ष रखूं। एग्जैक्टली। सर ने तीन बातें बताई, फैक्ट, एक्ट और टैक्ट। सर इसमें जो सेकंड वाली चीज है ना, एक्ट, आई थिंक वो आपका अच्छा है, वो मामला ठीक है हमारा। हाँ। क्योंकि लेकिन एक ही चीज बार बार पढ़ाते हैं तो वो थ्योरेटिकल एंगल से स्टूडेंट के माइंड को सेट करने के लिए हमें आसानी मिल जाती है ना। अच्छा नहीं कहेंगे, मतलब लर्निंग स्टेज पर ही है सर, लेकिन ये जरूर है कि वो एंगल जब जुडिशरी का बच्चा तैयार करता है तो उसका जो एक्ट पे कमांड है वो कंपैरेटिवली बिल्कुल जस्ट एलएलबी पास आउट करके जो फील्ड में आ गया है उसके कमांड से कंपैरेटिवली अच्छा होगा, ठीक होगा। और टैक्टिस किसी सीनियर के साथ वर्क करके एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस, गाड़ी चलाना सीखोगे आप, तो गाड़ी जब तक आप चलाएंगे नहीं, या एरोप्लेन चलाना सिखाएंगे, जब एरोप्लेन आप तक उड़ाएंगे नहीं तब तक आपको क्या बैठेगा? एरोप्लेन के बारे में नॉलेज है आपको और उड़ाने का नॉलेज नहीं है। और फैक्ट क्लाइंट लेके आता है, कैन वी से दैट? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक इनका कॉम्बो नहीं होता। एग्जैक्टली राइट सर। जब तक आप उसमें पूरा इन हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं सीख जाते
कि भाई किस समय क्या करना है, तब तक आप फीस मांगने के लायक नहीं रहते। ये मेरे पहले आपके सवाल का जवाब। वेरी ट्रू सर। तो कुल मिला के सर मैं फाइनली क्लोज करना चाहूंगा, मतलब 3 बातें। फैक्ट फ्रॉम क्लाइंट, ये अच्छे से ऑब्जर्व करना हमारे पास होना चाहिए। एक्ट फ्रॉम कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज के दौरान। विधायिका, एक्ट फ्रॉम है लेजिस्लेशन, नहीं मतलब उनसे सीखने के लिए, कहाँ से सीखे? हाँ। तो एक्ट या तो कॉलेज लेक्चरर से आप सीख सकते हो, अगर कॉलेज में अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो। और किसी कारण से कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है तो शायद थोड़ा बहुत रोल हम जैसे भोले वाले लिंकिंग लॉ वालों का आ जाता है। आपका ज्यादा रोल हो गया आपका तो, क्योंकि कॉलेज की जो पढ़ाई है वो आपके सामने है। ये लीडिंग था, ये लीडिंग सवाल था, मैं ऐसे सुनना चाह रहा था। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट। और तीसरा जो टेक्ट है वो हम जब कोर्ट में आते हैं, आप लोगों के साथ में जब कामकाज करते हैं तो चीजें सीखने को मिल जाती है। सर आखिरी पड़ाव इस आज के सेशन का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो उस स्पेशल कोर्ट में है एनडीपीएस कोर्ट के अंदर, वो मल्टीपल केसेस को डील करता है। एक दिन में उसके 10, 15, 20 केसेस हो रखे होते हैं। डिफेंस का लॉयर कहीं कहीं 1 या 2 केस को प्रिपेयर है जो करके आता है उस एनडीपीएस कोर्ट के लिए। तो स्वाभाविक है सर कि जो बंदा 1 या 2 केस में दिमाग लगा के आया है वो ज्यादा गहराई से पढ़ के आया। तो क्या सर पीपी की एक्स्ट्रा एंगेजमेंट का बेनिफिट भी हमें कहीं कहीं डिफेंस के लॉयर को मिल जाता है क्या सर? मतलब ये एक मेंटल एस्पेक्ट। मैं इससे सहमत नहीं हूं सर, क्योंकि जो स्पेशल पीपी होता है वो केवल स्पेशल केस ही डील कर रहा है। करेक्ट। और वो उसमें पारंगत हो गया, निपुण हो गया, उसको पता चल गया कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर क्या चाह रहा है। करेक्ट। उसको ये पता चल गया कि मेरा एक्ट तो छोटा सा ही है, एक्ट कोई जो बड़ा नहीं है एनडीपीएस एक्ट। हाँ। आप देखेंगे तो 15-20 पन्नों का ही एक एक्ट है। ओके। अब उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी पता है। करेक्ट। तो वो तो अपने फील्ड का मास्टर है। यस। तो वो आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की तरह से खड़ा है कि आके दिखा। तो सर ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि इस गलत फहमी में मत जाना कि पीपी के पास बहुत सारे केसेस हैं, वो उसने उस केस को उतना तैयार नहीं किया होगा जितना मैं तैयार करके जा रहा हूं तो ये मेरे प्लस पॉइंट हो जाएगा। वो नहीं हो पाएगा क्योंकि पीपी इस मामले में उसका जौहरी बना हुआ है। उसने सारे विकल्प अपने पास ले रखे हैं। एग्जैक्टली, सारे विकल्प। आप जो सोच रहे हैं, आपने तो अपना विजन रखा है, उसके पास तो मल्टीपल विजन है। ओके। आप जिस विजन को लेके आएंगे, जो आपने अपनी रणनीति बनाई है, उस रणनीति को बिखेरने का उसको अनुभव ज्यादा है। तो वो उल्टा आपसे ज्यादा एडवांस चल रहा है। अच्छा, रोज उसके सामने चाहे अनजाए हर फैक्ट भी आ रहा है, नए कानून भी आ रहे हैं, नई रूलिंग भी आ रही है, जज भी उसको अवेयर करता रह रहा है। तो वो तो आपसे ज्यादा तैयार पकड़ रहा है। करेक्ट सर। एक आखिरी सवाल, एक पॉजिटिव सेंस में इसको पूछ रहा हूं मैं। कहा जाता है कि केस लड़ने के लिए कानून की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन केस जीतने के लिए जज की जानकारी होनी चाहिए। अब ये सवाल के दोनों पहलू है। मैं इसके पॉजिटिव साइड का मतलब जज को जानना इन द सेंस जज के प्रीवियस जजमेंट को जानना कि भाई उस जज ने पुराने मैटर्स में किस तरह के जजमेंट दिए वगैरह, जो कि नो डाउट लैंडमार्क नहीं, क्योंकि वो स्पेशल कोर्ट के जजमेंट को लैंडमार्क तो अपन कहेंगे नहीं। तो सर जिस स्पेशल कोर्ट में अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी जज के द्वारा पिछले 6 महीनों में, साल भर के अंदर अलग अलग मैटर में जो जजमेंट दिए गए हैं, क्या एक न्यू कमर को उन जजमेंट को स्टडी करना चाहिए क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल है? इस बारे में सर आपका क्या कहना है? मैं आपसे सहमत नहीं हूं इस बात के लिए। एक तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो परमानेंट नहीं होता। वेरी ट्रू सर। वो 6 महीने का मेहमान है। अच्छा, प्रिजन साल भर का है, अच्छा 3 साल का है। करेक्ट। तो उससे ज्यादा वो तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई किस मामलों में बेल ली जा रही है, किस मामलों में बेल ली जा रही है। लेकिन जब बात आती है जजमेंट की, तो मैं ये समझ रहा हूं या मैंने जितना अनुभव किया है, आप पर्टिकुलर हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट का जिसके ट्रायल कोर्ट में आप हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आप उन जजमेंट की अवेयर रहोगे और पिछले 50 सालों में जो जजमेंट आज तक आपके इस केस के संबंधित है, आप उसकी स्टडी करो और वो स्टडी आप अपने फैक्ट के साथ प्रेजाइडिंग ऑफिसर को दो। तो आपको उस प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन बैठा है, क्या उसकी योग्यता है, वो क्या सोचता है, क्योंकि वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो बाउंड है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से, नो डाउट। अब आपकी ये योग्यता है कि आप उस जज को कन्विंस करें कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइंस मेरे इस केस को सपोर्ट करती है। बस आपका रोल इतना ही है, इतना ही रोल है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि जज साहब का क्या। हाई कोर्ट की मैं लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था, तो वहां पे ऑनरेबल जस्टिस ने ओपन कोर्ट में बात की कि भाई ये रेप मैटर है, लड़की का मर्डर हो गया है, मेरा सिद्धांत रहा हुआ, मैं ऐसे मैटर में बेल नहीं देने वाला। मतलब ये उन्होंने ओपनली कोर्ट में एक स्टेटमेंट ऐसा दिया। मतलब कहीं कहीं उनका ये कहना था कि इतने सीरियस ऑफेंसेस के केस में एंटिसिपेटरी बेल की तो कोई संभावना नहीं होती, मेरे केस में बिल्कुल नहीं होगी। तो कहीं न कहीं एक जजमेंटल एस्पेक्ट जो है वहां पे रहता है।
तो सेम टू सेम चीज जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, अगर हम ये प्रिज्यूम करें कि वो जज साहब पिछले साल भर से यहाँ पर है या वो पिछले 2-3 सालों से एनडीपीएस के मामलों को डील कर रहे हैं, तो कहीं की उनके अगर 10-15 जजमेंट हम ऑब्जर्व करें तो थोड़ा एक ओपिनियन, एक आइडिया तो मिलता है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग सर। ऐसा है साहब, भारतीय न्यायपालिका में ये सब बातें अब आपने जो बताई है हमने देखी है सर। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रीजुडिस होना या अबाउट द लॉ होना, ये खुद अपने आप में हमारी खामियां हैं। हमें ये दिखना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आप सामने वाले को सुने बगैर किसी भी प्रकार का आपका विवेक आप नहीं खोलेंगे। यदि कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चाहे वो किसी रेंज का हो, जुडिशियल ऑफिसर है, यदि उसने अपना माइंड ओपन कर दिया है पहले से ही, तो फिर जजमेंट की जरूरत ही कहाँ है? वेरी ट्रू सर। जजमेंट का मतलब क्या होता है कि दो पक्षों को सुनो, पक्ष और विपक्ष को सुनो, और पक्ष और विपक्ष के सुनने के बाद अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपना सेल्फ कॉन्शियस की जो है उसको प्रयोग करो, और स्वविवेक जो आपका है और जो कानून है, जो शुद्ध न्याय विवेक की कंसेप्ट है हमारे लॉ में, उसके अकॉर्डिंग अपना फैसला दो। फैसला सुना और वो फैसला विद रीजन, स्पीकिंग ऑर्डर के साथ करो। यदि वह स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, विद रीजन नहीं है, क्योंकि कोई भी जजमेंट है उसके 4 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट, आप उसके ब्रीफ को बताओ। दूसरा एस्पेक्ट, आप उस क्वेश्चन को विनिश्चय करो, डिटरमाइन करो कि क्वेश्चन क्या है। तीसरा, उसके आधार को देखो, फिर उसके कारण को देखो, और फिर उसके एग्जीक्यूशन को देखो। ये 4 एस्पेक्ट में आपका ऑर्डर और जजमेंट है। तो चारों एस्पेक्ट का एक ही फॉर्मूला है कि आपने दोनों पक्षों को एम्पल अपॉर्चुनिटी दी थी अपनी बात रखने की। न्यायाधीश का कार्य यह है कि यदि दोनों पक्षों को सुन लिया है तो फिर इन 4 स्टेज पर अपना जजमेंट या अपना माइंड ओपन करें। यदि जजमेंट देने से पहले ही आपने अपना माइंड भी ओपन कर दिया तो फिर इन 4 स्टेज की जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग वायलेशन हो गया आपका। वेरी ट्रू सर। तो ये सारा मतलब कहते हैं ना सर, आपने शुरुआत में कहा था कि नॉलेज तो कभी संपूर्ण हो ही नहीं सकता अपने आप में, बट फिर भी एक छोटा सा प्रयास रहा सर के मार्गदर्शन के अंदर कि आज हम लोगों ने एनडीपीएस मैटर केसेस में ट्रायल को किस तरीके से डील किया जा सकता है, बीइंग अ डिफेंस लॉयर, वो हमने काफी चीजों को ऑब्जर्व हो चुका रखा है। सर ने शुरुआत में पार्ट 1 में कहा था कि हमें जनरल क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ की भी जानकारी होनी चाहिए अगर हम स्पेशल लॉ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो 2023 में कानून में चेंजेज हो गए, है ना, तो कहीं न कहीं सेक्शन की धाराओं को लेकर जो है इसमें काफी कुछ उठापटक चल रही है। सर एक छोटा सा प्रयास लिंकिंग लॉ की तरफ ने किया था जी। ये एक पॉकेट डायरी है, लाल डायरी इसको हम कहते हैं। इसमें ये कि मतलब आप इजीली, जैसे आईपीसी का सेक्शन है, अगर आपको पुराना वाला याद है तो आप इजीली स्विच कर सकते हो, विद इन फ्यू सेकंड आप जो है नया वाला लॉ ऑब्टेन कर सकते हैं, या नए वाले लॉ का पुराना वर्जन क्या था वो ऑब्टेन जो कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं सर मतलब स्टूडेंट को एनडीपीएस कानून के साथ साथ वही अपना सीआरपीसी, बीएनएसएस जो है, बीएनएसएस उसकी अंडरस्टैंडिंग भी दिमाग में रखनी ही चाहिए। स्पेशली मैं इसमें थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा प्लीज कि ये खेल धाराओं का नहीं, ये खेल है कंसेप्ट का। कंसेप्ट का डेफिनेटली। हमारा जो लॉ है उसके पिलर है कंसेप्ट। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के आधार पर क्रिमिनल लॉ बना है। अब क्रिमिनल लॉ 2 प्रकार का है, सब्स्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, दोनों अपने बेसिस पर है। अब हमें जब तक उन कंसेप्ट पे हमें नहीं पता तो हमें इन धाराओं के आगे पीछे होने से कोई नुकसान या फायदा नहीं है। Exactly, हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जो बेसिक चीजें हैं वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले सबूत का भार, सबूत का भार किस पर और कब, ये कंसेप्ट है हमारा। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब तक किसी व्यक्ति का जुर्म साबित नहीं हो वो मुलजिम तो हो सकता है लेकिन मुजरिम नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमारा कंसेप्ट ये है कि किसी एक व्यक्ति को एक कार्य के लिए एक बार सजा दे दी उसे दोबारा सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे कई कंसेप्ट से मिलकर के हमारा क्रिमिनल लॉ बना है। हमें वो सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। ये सामान्य परिस्थितियों में सामान्य होते हैं और विशेष परिस्थितियों में नहीं होते। अब जब मैं आप लोगों को हर बार क्लास में कहता हूं तो आप मेरी बात सुनते नहीं हो। आज सर ने खुद ने कह दिया धाराएं परिवर्तित होने से आपकी प्रैक्टिस प्रभावित नहीं होगी। सर ये जवाब मैंने आपसे इसलिए सुनना चाह रहा था। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अब तो कानून पूरा चेंज हो गया,
तो क्या अभी हम जो है जाके प्रैक्टिकली उस चीज को उस एंगल से सीख पाएंगे क्या? तो सर ने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपकी इस क्वेरी को क्या क्या सेटिस्फाइड जो किया है। सर धन्यवाद शब्द तो एक बहुत ही क्या कहते हैं इसको, अल्पीकरण का भी बहुत ही कम शब्द है जो हो जाएगा इसके लिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सर आपका ये मार्गदर्शन और आपका ज्ञान रूपी आशीर्वाद ये हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। और कमेंट सर, आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं या आ चुके हैं, उन सबको मेरा एक ही है कि आज जो भी मैंने आपसे बात कही है, इस बात का फायदा किसी और अपने भाई को जरूर देना। और जो माध्यम मुझे तनसुख जी ने दिया है आपसे जुड़ने का, उसके लिए तनसुख जी को बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि ये मेरे अंदर की भी एक पीड़ा है कि जिस कानून की साधना मैंने की, तपस्या की मैंने, वो आम बच्चे के पास, आम छात्र के पास पहुंचे, क्योंकि मैं सब जगह नहीं पहुंच पाता। मुझे पहुंचाने का कार्य किया है तनसुख जी ने, इसलिए मेरे से भी ज्यादा तनसुख जी जो है इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। ये होती है बड़प्पन की सबसे बड़ी निशानी, कहा था ना मैंने आपको। मतलब सारा युद्ध जो है कृष्णा लड़े और अंतिम में बोले कि अर्जुन ने लड़ा, ये परिभाषा हमारे जावेद सर ने हमको यहाँ पे बता दी। बस इतना ही है कि हमें भी सर की तरह जो है अपने ज्ञान को एक स्थिरता की और आगे लेके जाना है, चीजों को सीखना है और सीखते रहना है। इस तरह का एपिसोड मैं आपके बीच में और लेकर आऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कमेंट में स्पेशल धन्यवाद जो है हमारे डॉक्टर जावेद सर का जो होना चाहिए, जिन्होंने एक रनिंग कोर्ट प्रीमाइसेस के दौरान भी अपना एक समय निकाला। और इसके लिए सर मैं लिंकिंग लॉ की तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ सर। सर एक छोटा सा टोकन ऑफ, कहते हैं ना सूरज को मैं क्या, सूरज को क्या लाइट दिखाऊं, बट फिर भी सर एक प्यार का टोकन जो है वो मैं आपके सानिध्य के साथ रखना चाहता हूं। मैं तो किताबों का प्रेमी हूँ, मैं किताबों का फ्रेंड हूँ, मुझे किताबों से बड़ा खुशी मिलती है। सर थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आप, थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं एक और ऐसे एपिसोड के अंदर जल्दी। टेक केयर। धन्यवाद।